आज हम क्लास 9th की सूचना प्रौद्योगिकी की बुक का चैप्टर फर्स्ट की सीरीज जो अपनी चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हुए आज हमको सेकंड उसका टॉपिक पढ़ना है, मेमोरी। ठीक है, उससे पहले हमने कंप्यूटर का ब्लॉक आरेख देखा था, कंप्यूटर की वर्किंग प्रोसेस देखी थी कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो आज हम उसका आगे चैप्टर कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी मेमोरी इंटरनल मेमोरी होती है और कौन सी एक्सटर्नल मेमोरी होती है, कौन सी प्राथमिक मेमोरी होती है और कौन सी द्वितीय मेमोरी होती है। ठीक है, इसके बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। चलो बिना कुछ देरी करे हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर क्लास 9th का सूचना प्रौद्योगिकी का चैप्टर फर्स्ट टॉपिक मेमोरी। तो आज हम मेमोरी चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले हम सूचना प्रौद्योगिकी का ब्लॉक आरेख देख चुके थे कंप्यूटर का, और वर्किंग प्रोसेस हमने सीखा कैसे कंप्यूटर का वर्किंग प्रोसेस है। आज हम कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मेमोरी मनुष्य के दिमाग में याद रखने की क्षमता होती है, जिसे स्मृति या मेमोरी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देशों को संग्रहण करने की क्षमता होती है, यानी निर्देशों को भी ये ग्रहण करता है और उसको संग्रह करने की क्षमता होती है, जो कंप्यूटर की मेमोरी कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि मनुष्य के जो दिमाग में जो स्मृति होती है उसको मेमोरी कहते हैं, इसको याद रहता है। ऐसे ही कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है जो अपने डाटा डालते हैं उसको ये फीड रखता है, संग्रह करता है और निर्देशों को संग्रह करके अपन को उत्तर देता है। अपने जो इंस्ट्रक्शन की है उसको ये फॉलो करता है, जो कंप्यूटर की क्या कहलाती है, मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर की मेमोरी वह इलेक्ट्रॉनिक स्थान है, ठीक है, जहाँ डाटा सूचना और प्रोग्राम संग्रहित रहते हैं और आवश्यकता होने पर तत्काल उपलब्ध हो सकते हैं। मेमोरी प्रत्येक कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग है। बिना मेमोरी के कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। ध्यान रखना, बिना मेमोरी के कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि अपने जो भी अगर अपने कुछ डाटा देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे या कोई फाइल ऐड करेंगे, वो कहाँ पे लोड होगा, पहले मेमोरी पे लोड होता है। ध्यान रखना। नेक्स्ट, इसमें मेमोरी में ही संग्रह के लिए अनेक स्थान हैं, जिसे क्या बोलते हैं, लोकेशन होते हैं, जिनकी संख्या निश्चित होती है। क्या होती है, निश्चित होती है, अनिश्चित नहीं, निश्चित। मेमोरी की क्षमता, मेमोरी कैपेसिटी अथवा मेमोरी का आकार यानी कि मेमोरी का साइज कितना है, उसकी संग्रहण की क्षमता कितनी है, इन स्थानों की संख्या पर निर्भर करता है। मेमोरी में प्रत्येक स्थान की एक पहचान होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एड्रेस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेमोरी को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सी? एक होती है मुख्य मेमोरी, जिसे हम बोलते हैं मेन मेमोरी। दूसरी होती है बाह्य मेमोरी, जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। जो एक्सटर्नल लगाई जाए उसे बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। जो अंदर मेन मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर के अंदर होती है, जो प्राथमिक पर चलती है। जब मेमोरी शब्द का उपयोग किया जाता है तो उसका आशय मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी से होता है। इसे प्राथमिक मेमोरी बोलते हैं। कौन सी मेमोरी बोलते हैं? प्राथमिक मेमोरी अथवा आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है, जिसे बोलते हैं इंटरनल मेमोरी। यह सीपीयू का ही भाग होती है। सीपीयू के अंदर के होती है लगी, वैसे तो मेमोरी ये सीपीयू का ही भाग होती है। मुख्य मेमोरी तीव्र गति वाली होती है, यानी कि इसकी स्पीड कैसी होती है, तीव्र होती है, तथा प्राथमिक तथ्यों की संगणना यानी प्राथमिक जो तथ्य होते हैं उनकी क्या करती है, संगणना करती है, प्रोग्राम में लिखित निर्देशों के अनुसार कार्य करती है। ये मध्यवर्ती तथा अंतिम दोनों निष्कर्षों रिजल्ट को संग्रहित करने के लिए भी प्रयुक्त होती है। मेमोरी एक अर्धचालक चिप, जिसे बोलते हैं सेमीकंडक्टर चिप होती है। मुख्य मेमोरी को सामान्यतः
कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा जाता है। अब देखते हैं मेमोरी। अस्थायी मेमोरी अथवा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये लिखा हुआ है रैम। ठीक है, रैम R फॉर रैंडम, A फॉर एक्सेस, M फॉर मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये कौन सी मेमोरी है? प्राथमिक मेमोरी है। ध्यान रखना, ये कौन सी मेमोरी है? प्राथमिक मेमोरी। यह सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली मेमोरी है। कीबोर्ड अथवा अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया डाटा प्रक्रिया से पहले रैम में ही संग्रहित होता है। तो इस लाइन को आप ध्यान से दोबारा पढ़ो। देखो, ये सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली मेमोरी है। कीबोर्ड अथवा अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया डाटा प्रक्रिया पहले कहाँ पे होती है? लोड, रैम में संग्रहित होती है और सीपीयू द्वारा वहाँ से आवश्यकता के अनुसार प्राप्त कर लिया जाता है। रैम में संग्रहित डाटा या निर्देश बोलते हैं इंस्ट्रक्शन जो आपने दी है, कभी भी एक्सेस किया जा सकता है तथा कभी भी पढ़ा व पुनः लिखा जा सकता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दैट कैन बी रीड फ्रॉम एज वेल एज रिटर्न टू। रैम में संचित सूचनाओं को हम माइक्रोसेकंड के 10वें हिस्से में पुनः ग्रहण कर सकते हैं। ऐसी होती है रैम, जो सीपीयू के मदरबोर्ड पे लगी होती है, इसे बोलते हैं रैम चिप। ठीक है, अब चलते हैं रैम में डेटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। इसमें जो डेटा आप डालते हो, कोई प्रोग्राम डालते हो, वो क्या रहता है? अस्थायी रहता है। लाइट जाने पे या कंप्यूटर स्विच ऑफ करने पे ये डेटा और प्रोग्राम उड़ जाता है, यानी कि यहाँ से समाप्त हो जाता है इसके अंदर से। कंप्यूटर को बंद यानी कि स्विच ऑफ करने अथवा विद्युत आपूर्ति को बंद हो जाने पर रैम में संग्रहित डाटा मिट जाता है। इसलिए रैम को अस्थायी या अस्थिर यानी स्थिर को क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मेमोरी। तो रैम कौन सी मेमोरी हुई? वोलेटाइल मेमोरी या अस्थिर मेमोरी कहते हैं। अब पढ़ते हैं दूसरी ही इंटरनल मेमोरी में ही है इसका पार्ट। यही प्राथमिक मेमोरी है, इसको बोलते हैं स्थायी मेमोरी। वो कौन सी थी? अस्थायी मेमोरी रैम। ये कौन सी है? स्थायी मेमोरी। इसको क्या बोलते हैं? रोम। R फॉर रीड, O फॉर ओनली, M फॉर मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में संग्रहित प्रोग्राम परिवर्तित अथवा नष्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें पहले से एक प्रोग्राम फिक्स होता है डाला, उसको क्या काम करना है, उसको काम क्या नहीं करना, वो उसमें पहले से ही प्रोग्राम को अपने डाटा डाला होता है। उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है, ओनली अपन उसको पढ़ सकते हैं। ये मेमोरी स्थायी या स्थिर होती है। ये कौन सी होती है? नॉन वोलेटाइल। अतः कंप्यूटर के बंद यानी कि स्विच ऑफ करने अथवा विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने पर ये नष्ट नहीं होती। इस मेमोरी का उपयोग मूलभूत निर्देशों यानी कि बेसिक इंस्ट्रक्शन के संग्रहण के लिए किया जाता है। रोम के उपयोग का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? बायोस। B फॉर बेसिक, I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट, S फॉर सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो पहले क्या लोड होता है? बायोस लोड होता है। बायोस क्या करता है? आपको चेक करता है डिवाइसेस सारे वर्किंग प्रोसेस में हैं या नहीं है। ठीक है, जिसमें इसको बूटिंग कहते हैं, जिसमें कंप्यूटर का बूटिंग प्रोग्राम संग्रहित होता है। जब कंप्यूटर चालू यानी कि टर्न ऑन होता है तो वह इसे स्वतः ही सूचना ग्रहण कर बूट हो जाता है। रोम का उपयोग स्वचालित मशीनों, खिलौनों आदि में भी होता है। ठीक है, ऐसी दिखती रोम, इसके अंदर प्रोग्राम पहले से ही फीड होता है। ये रोम चिप है। रोम 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पहला है पी रोम, इसको बोलते हैं P फॉर प्रोग्रामेबल, R फॉर रीड, O फॉर ओनली, M फॉर मेमोरी। रैम तो देखो, अब मैं P डाल दूँ, क्या बोला? रोम लिखा आ गया ना, आगे क्या लगा? सिर्फ P लगा है, जिसका मतलब कहता है प्रोग्रामेबल, रीड ओनली, मेमोरी।
इस मेमोरी को नाम से ही पता लग सकता है कि आपने इसको क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं प्रोग्राम को। इस मेमोरी में केवल एक ही बार लिखा जा सकता है और किंतु बार बार पढ़ा जा सकता है, जैसे इसके नाम से पता लगा। अब नेक्स्ट इसी का पार्ट है 3 प्रकार में EPROM। अब E फॉर इरेजेबल, P फॉर प्रोग्रामेबल, R फॉर रीड, O फॉर ओनली, M फॉर मेमोरी। अब इसके नाम से क्या पता लग रहा है, इरेजेबल यानी जो मेमोरी क्या है, इरेजेबल कर सकते हैं अपने इसको। और रीडर मेमोरी, इस मेमोरी में आवश्यकता होने पर प्रोग्राम मिटाया जा सकता है और नया प्रोग्राम डाला जा सकता है। इस मेमोरी को मिटाने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है थर्ड इसकी EEPROM। अब EEPROM में क्या है, E फॉर इलेक्ट्रिकली, E फॉर इरेजेबल, P फॉर प्रोग्रामेबल, R फॉर रीड, O फॉर ओनली, M फॉर मेमोरी। इलेक्ट्रिकल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड, ओनली, मेमोरी। इसको इलेक्ट्रिक की तरीके से इरेज किया जाता है, ठीक है। इस मेमोरी में प्रोग्राम को आवश्यकता होने पर विद्युत तरंगों द्वारा मिटाया जाता है और नया प्रोग्राम डाला जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अपन ने ये प्राथमिक मेमोरी पढ़ी, अब बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी, बाह्य मेमोरी। डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए बाह्य मेमोरी यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी की आवश्यकता होती है। इसे द्वितीयक मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। ये मेमोरी चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक अथवा प्रकाशीय ऑप्टिकल होती है। इसमें संग्रहित डेटा हमेशा सुरक्षित रहता है तथा कंप्यूटर बंद करने पर भी नष्ट नहीं होता। रैम में क्या होता था, कंप्यूटर बंद होने पर उसमें जो डेटा था वो मिट जाता है, डिलीट हो जाता है, पर इसमें नहीं होता। अब सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, जैसे कि हार्ड डिस्क, ठीक है, सुना है आप सबने, सबका नाम। हार्ड डिस्क क्या होती है, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप आदि द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण हैं। इन्हें द्वितीयक संग्रहण युक्तियाँ यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी की इकाइयाँ, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। कि मेमोरी की इकाई क्या है। मेमोरी में सूचना बिट के रूप में संग्रह की जाती है। तो मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, बिट होगी। आपसे पूछा जाए मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो आप क्या बताओगे, बिट है। बिट बाइनरी डिजिट यानी कि बाइनरी डिजिट से मिलकर बना शब्द है। कंप्यूटर की पूरी आंतरिक क्रियाएं बाइनरी अंक प्रणाली यानी कि 0 और 1 पे चलती है, जिसे बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, पर आधारित है। बाइनरी अंक प्रणाली में केवल 2 ही अंक हैं, कौन कौन से, 0 और 1। बाइनरी किस पे आधारित होती है, 0 और 1 पे आधारित है। एक बिट का मान 0 अथवा 1 होता है, 0 अथवा 1 ही हो सकता है। किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पर यदि निगम यानी कि आउटपुट के रूप में कुछ विभव होता है तो उसे 1 तथा विभव कुछ भी न हो तो 0 निरूपित होता है। कुछ विभव होता है यानी कुछ होता है तो उसको किससे डिनोट करते हैं, 1 से। अगर कुछ ना हो तो उसे 0 से डिनोट करते हैं। कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में 1 का अर्थ है पल्स उपस्थित है और जबकि 0 का अर्थ है पल्स अनुपस्थित है। तो ऐसे 0 1 यानी कि ऑन या ऑफ में कार्य करती है। कंप्यूटर में सभी डेटा 0 अथवा 1 में ही संग्रहित होता है, किंतु मानव द्वारा कंप्यूटर को सारी सूचनाएं 0 और 1 बिट के रूप में देना दुष्कर कार्य है। अतः उपयोगकर्ता कंप्यूटर को समस्त इनपुट अपनी ही भाषा में देता है, ठीक है, वो अपनी ही भाषा में देता है और कंप्यूटर स्वयं उसे अपनी भाषा यानी कि बिट के रूप में परिवर्तित कर सकता है। अपनी तो अपनी भाषा जानते हैं तो उसको अपने इनपुट देंगे तो अपनी भाषा में देंगे, ठीक है। जैसे मैंने कीबोर्ड पे ए दबाया तो मैंने तो अपनी भाषा में मैंने ए दबाया, तो उसको कीबोर्ड खुद कंप्यूटर क्या समझ लेता है, ट्रांसमिट कर लेता है मशीनी लैंग्वेज में, जिसमें 0 और 1 पे कार्य करता है। तो उदाहरण के लिए कीबोर्ड पे मैंने ए प्रेस दबाया
तो कंप्यूटर मेमोरी में क्या लिखाया, कंप्यूटर ने खुद को इसको ए में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, यानी बाइनरी लैंग्वेज में इसने कन्वर्ट कर दिया ए को। तो इसको ए ऐसे लिखा नहीं आया, कंप्यूटर को क्या समझाया कि इसने ये प्रेस किया है, अंकित हो जाता है, ठीक है। और अपने को शो क्या होता है, ए शो होता है, ठीक है, किस पे, मॉनिटर पर, ठीक है। यद्यपि बिट मेमोरी की प्राथमिक इकाई है, कौन सी इकाई है, प्राथमिक इकाई है, क्योंकि फर्स्ट इकाई सबसे छोटी इकाई, किंतु अत्यधिक छोटी होने के कारण प्राय इसका उपयोग मेमोरी मापन में नहीं किया जाता। सबसे छोटी होती है तो इसका उपयोग मेमोरी के मापन में नहीं किया जाता, ठीक है। सामान्यतः मेमोरी मापन में किसका उपयोग होता है, बाइट का उपयोग होता है। एक बाइट किससे मिलकर बना होता है, 8 बाइट से मिलकर बनाता है, यानी 8 बिट हो गए ना तो एक बाइट बनेगा, यानी कि 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। 8 बिट से मिलकर एक बाइट निर्माण होता है। देखो ये यहाँ पे लाइन लिखी आ गई। बिट और बाइट के बीच एक और इकाई होती है जिसे निबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निबल बोलते हैं। निबल क्या होता है, बिट से ऊपर और बाइट से छोटा, यानी कि 4 बिट इक्वल टू 1 निबल, यानी 4 बिट से मिलकर क्या बनता है, 1 निबल बनता है। और 8 बिट से मिलकर क्या बनता है, 1 बाइट बनता है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। एक निबल में 4 बाइनरी अंक होते हैं, कौन कौन, ठीक है। अतः यह बाइट की आधी होती है। मेमोरी की विभिन्न इकाइयाँ निम्न प्रकार की व्यक्त की जा सकती है। पहली जो अपनी सबसे प्राथमिक होती है, बिट, इसके बारे में पढ़ेंगे। बिट मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, बाइनरी अंक प्रणाली में इसका मान क्या होता है, 0 अथवा 1 होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं निबल। निबल कितने बाइट का होता है, तो मैंने आपको बताया था निबल 4 बिट के समूह से मिलकर बनता है। तो मैंने क्या किया, अतः 1 निबल इक्वल टू 4 बिट। थर्ड देखते हैं अपनी बाइट। 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं, 4 बिट के समूह को निबल कहते हैं, 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। सामान्यतः एक कैरेक्टर अंक या अक्षर को 1 बाइट से व्यक्त किया जाता है, अतः 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। नेक्स्ट 4 है किलो बाइट, जिसको शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, KB, K फॉर किलो, B फॉर बाइट, किलो बाइट। 1024 बाइट। अब 1024 बाइट, ठीक है, किसके इक्वल होता है, 1 KB के, यानी कि 1 किलो बाइट के कहा जाता है। अतः यहाँ आप देख सकते हो कि 1 किलो बाइट इक्वल टू 1024 बाइट के बराबर होता है। पांचवा देखते हैं मेगाबाइट, जिसको शॉर्ट फॉर्म क्या है, MB, M फॉर मेगा, B फॉर बाइट। 1024 KB, 1000 किलो बाइट को 1 MB बनता है। कितना बनता है, 1 MB बनता है, जिसे बोलते हैं 1 मेगाबाइट कहा जाता है। तो आते हैं यहाँ आता है 1 मेगाबाइट इक्वल टू 1024 किलो बाइट, और इसमें 1024 KB को मल्टीप्लाई 1024 बाइट, ठीक है। तो इसमें होते हैं कितने हो जाएंगे इसमें बाइट, वो आप इसमें मल्टीप्लाई करके जान सकते हो। नेक्स्ट है गीगाबाइट, जिसे बोलते हैं GB, G फॉर गीगा, B फॉर बाइट। 1024 मेगाबाइट यानी 1024 MB मिलकर 1 गीगाबाइट बनता है, यानी कि 1 GB बनता है, कहा जाता है। अतः 1 GB में 1024 MB होते हैं, ठीक है। अब ये देखो 1024 1000 मल्टीप्लाई बाई 1 किलो बाइट। अब देखो उसमें आ जाएंगे कितने, इसमें किलो बाइट है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो, और बाइट कितने हैं तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता लग जाएगा 1 GB में कितने बाइट होते हैं। ओके, अब चलते हैं लास्ट टेराबाइट। ये इसको बोलते हैं T फॉर टेरा, B फॉर बाइट, यानी कि TB, 1 TB। 1 TB इक्वल टू 1024 GB। देखो ये बढ़ते जा रहे हैं आगे ना क्रम में, 1024 GB होंगे ना तो उसको क्या बोलेंगे अपने, 1 टेराबाइट कहा जाता है। अतः 1 टेराबाइट यानी कि इक्वल टू 1024 GB। अब इसमें मेगाबाइट कितने हैं तो 1024 मल्टीप्लाई बाई 1024 करोगे तो इसमें आपको
कितने मेगाबाइट मिल जाएंगे। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको किलोबाइट मिल जाएंगे। फिर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 टेराबाइट में कितने बाइट का होता है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आज हमने कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में पढ़ा। मेरे को लगता है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा मेमोरी। अगर आपको ये सच्ची में अच्छे से समझ आ गया तो आपको इसको अपनी कॉपी में भी लिखना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक तो करना ही है और साथ में अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर भी करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपने क्या सीखेंगे, नंबर सिस्टम। क्या सीखेंगे, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है, और उसका कन्वर्जन क्या होता है वो सीखेंगे। नंबर सिस्टम, ऑक्टल, है ना, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्सा नंबर सिस्टम, उसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। संख्या प्रणाली परिचय यानी कि नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।